Hello everyone, I am Reena Moore. Today I will teach you chapter number 2 Indian economy, and today topic is your agriculture. एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स बेसिकली 70 to 75% थी, और हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर भी मेन जो रोल था, मेन इम्पोर्टेंस थी, वो किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर को। तो बेसिकली एग्रीकल्चर्स के रिगार्डिंग हम स्टडी करें तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थी या प्रॉब्लम थी हमारी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी बहुत ही लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर में हम क्या थे? स्टैग्नेंस। सेकेंड वन इज डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। मोर पीपल्स आर एंगेज इन द वर्क दैन दे आर रियली नीडेड। बहुत ज़्यादा पर्सन क्या थे? एंगेज थे, जितने की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज़्यादा लोग थे, जिसके कारण डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी। थर्ड वन इज हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। कहीं ना कहीं डिपेंड थे रेनफॉल पे। प्रोडक्टिव विल बी हाई इफ हाई रेनफॉल, लो प्रोडक्टिविटी इफ लो रेनफॉल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करते थे केवल फूड ग्रेन का, वो किसके लिए करते थे? अपनी फैमिली के लिए। मार्केट में सरप्लस को वो ट्रेड सेल आउट नहीं करना चाहते थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, वही प्रिमिटिव मेथड और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, जिसके कारण आउटपुट क्या नहीं हो रहा था? हमारा नहीं हो रहा था। तो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर पॉलिसी अडॉप्ट की गई किस चीज़ के रिगार्डिंग? फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेसिकली पॉलिसी जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर की लिए गई, फर्स्ट वन इज योर लैंड रिफॉर्म एंड सेकंड वन इज योर ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म, इसके अंदर क्या हो गया था? बेसिकली जो ऑनरशिप थी लैंड होल्डिंग थ्रो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड लैंड सेलिंग। इसके अंदर क्या किया गया? लैंड रिफॉर्म के अंदर ऑनरशिप थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जितने भी इंटरमीडिएट्स थे उनको हटा दिया गया लैंड सेलिंग। इंडिपेंडेंस से पहले हमारा लैंड टर्न्योर सिस्टम था, जिसके अंदर जो फ़ायदा कौन उठा रहे थे? जितने भी हमारे इंटरमीडिएट से जमींदार थे वो रेंट कलेक्ट कर रहे थे एक्चुअल टीलर से, विदाउट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फर्म। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड वन क्या था? हमारी लो प्रोडक्टिविटी जब एग्रीकल्चर में सेक्टर में हो रही थी, तो उसके कारण सीधा जब हमारे यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा था? बहुत ही कम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट्स करना पड़ रहा था गुड्स को। कहाँ से? यूएसए से हम क्या कर रहे थे? गुड्स को इंपोर्ट्स, फूड ग्रेन को इंपोर्ट्स कर रहे थे, व्हीट को। और वहाँ का फूड ग्रेन कैसा था? बहुत ही लो क्वालिटी का फूड ग्रेन इंडिया को देती थी, और कहीं ना कहीं उसके बदले में हमारे यहाँ पर क्या करते थे? वो फॉरेन इंटरफेयर करते थे, और हम भी क्या हो गए थे? उन पर डिपेंड रहने लगे थे। आपका क्या होने लगा था बेटा? जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग आया था उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे बेटा लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने कहा था कि हम एक एक दिन खाना नहीं खाएंगे, हम एक दिन का उपवास रखेंगे, और हम अपने कंट्री को, हम अपने देश को क्या बनाएंगे? एक ऐसी कंट्री के रूप में उभर के लाएंगे कि हम फूड ग्रेन के मामले में क्या हो? सेल्फ रिलायंट हो। क्योंकि वो उस समय क्या हो रहा था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और अमेरिका हम पर क्या कर रहा था? लगातार प्रेशर बना रहा था किस चीज़ के रिगार्डिंग? आपको कि आपको पाकिस्तान के अंदर यहाँ तक घुसना नहीं है, आप वापस आ जाइए। इस तरह के रिगार्डिंग प्रेशर बनाया जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इक्विटी इन एग्रीकल्चर के लिए कि सभी लोगों को बराबर ज़मीन दी जाए, इन सभी के लिए ऑनरशिप, चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय के बाद आपके जितने भी थे इंसेंटिव थे वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सोचा बहुत कुछ था कि गवर्नमेंट चाहती ये थी कि जितने भी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट हो जाए, और अबॉलिशन होंगे तो सीधी सी बात है जो ज़मींदार के पास ना रहकर ज़मीन किसके पास आ जाएगी? जो एक्चुअल टीलर है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, या फिर लैंडलेस लेबर। सेकंड वन इज और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लैंड सेलिंग। इवन 1 मार्क्स के अंदर भी या 3 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन लैंड सेलिंग। लैंड सीलिंग क्या है बेटा? एक अनदर पॉलिसी थी प्रमोट करने के लिए इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसके अंदर क्या कर दी जाती थी? फिक्स कर दी जाती थी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड।
एक पर्सन के पास कितनी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होगी। बेसिकली पर्पज क्या था लैंड शेयरिंग का, टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यूड, क्योंकि पहले ज़मीन क्या थी, कुछ गिने चुने लोगों यानी ज़मींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन थी और उसके अलावा अदर्स पर्सन के पास क्या थी, ज़मीन कम थी। अब क्या होगा, मेन पर्पज़ यही था कि ज़मींदारों से लेकर ज़मीन और स्मॉल बिग लैंडलॉर्ड से हम ज़मीन लेंगे, ज़मींदार से हम ज़मीन लेंगे और हम किसको दे देंगे, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ यही था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स में थी, उनसे लेना और हमें प्रमोट करना था इक्विटी को। लेकिन एक्चुअली में जो लैंड रिफॉर्म था वो केवल दो ही हमारे स्टेट केरला वेस्ट बंगाल वहीं पर ही क्या हुआ, अप्लाइड हुआ, उसके अलावा कहीं और पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका बेसिकली इसके अंदर यही था कि जमींदार क्या करने लग रहा था, उसने क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो बचना चाहता था, किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्या कर रहा था, वो डिले कर रहा था इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को डिले हो, रजिस्ट्रेशन कम हो, इसलिए वो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं वो लूप होल कर रहा था कि वो अपनी ज़मीन क्या अपनी ज़मीन थोड़े समय के लिए किसी और पर्सन के हाथ में दिखाना चाहता था, या कोर्ट्स में क्या करना था, लीगलाइजेशन के लिए हर्डल्स बहुत सारी रुकावटें लेके आ रहा था, या फिर अपनी जो ज़मीन थी वो अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स के हाथ में करवा रहा था। ठीक है ना, बच सके लीगलाइजेशन प्रोसेस से, ये सारा किया गया। केवल आपको बताया था बेटा मैंने, केरला और वेस्ट बंगाल ऐसी दो स्टेट है जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई और कहीं पर भी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सेकंड वन है बेटा, मैंने आपको बताया था आपकी दो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, पॉलिसी फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म, सेकंड वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हमारे देखिए जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ये हमारा 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। आपको बता दें ड्यूरिंग 1960s के अंदर आया गया था। इसके अंदर क्या क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, बेसिकली हमारा क्या हुआ था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ फोकस करें। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर है पहले किस पर डिपेंड होता था, मानसून। अगर मानसून कम है तो किसान किस में आ जाता है, ट्रबल में आ जाता था, क्योंकि उसके पास इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब उसके पास सिंचाई के कोई भी साधन नहीं थे तो आउटपुट क्या था, नहीं हो पाता था। ठीक है, तो अब क्या होने लगा, स्टैग्नेशन थी हमारे एग्रीकल्चर के कॉलोनियल रूल के टाइम पर, जिसको तोड़ा था किसने, हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV सीड स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। इंक्रीज करना हमें प्रोडक्शन फूड ग्रेन का, ज़्यादा से ज़्यादा हम HYV सीड का यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बेसिकली यूज़ जो भी हम इस HIV सीड्स का यूज़ करेंगे उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हम HIV सीड्स का यूज़ करने के साथ साथ हमें फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का भी एक करेक्ट क्वांटिटी में यूज़ करना है। उसके साथ साथ रेगुलर सप्लाई वाटर भी देनी है, तभी हमारा इनपुट करेक्ट प्रोपोर्शन इन विच वाज, कि अगर हम केवल HIV सीड्स का यूज़ करेंगे तभी हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। उसके साथ साथ हमें इरिगेशन फैसिलिटी भी फोकस करना है, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड पर भी ध्यान देना है और करेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो फार्मर है बेनिफिट उठा सकता है इरिगेशन फैसिलिटी का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू परचेज, केवल जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो परचेज कर सकता है फर्टिलाइज़र एंड आपके इंसेक्टिसाइड। तो फर्स्ट फेज आपके 2 फेजेस आए थे। फर्स्ट फेजेस आया था बेटा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर 1962 1970 के मिड 1962 मिड 1970, जिसके अंदर HIV सीड का यूज किया गया था। बहुत बार रिस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लेट, कुछ स्टेट में यूज किया गया था जिसका फ़ायदा हुआ था पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। केवल वहीं पर वीट की ग्रोइंग के लिए लोगों ने क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, सेकंड हमारी फेज़ आई थी मिड 1970 टू 1980 के अंदर।
ठीक है। इसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ने यूज़ किया था, बहुत सारी क्रॉप्स के लिए यूज़ किया गया था, केवल वीट और राइस के लिए नहीं किया गया था। और इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट क्या हुआ हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इफेक्ट ये हुआ कि हम क्या हो गए थे, टू अचीव सेल्फ सफिशेंसी, हम क्या हो गए थे, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशेंट हो गए थे। अब हमें क्या होना पड़ता था, मर्सी ऑफ अमेरिका की दया पे कोई डिपेंड नहीं रहना पड़ा था। हम जितनी हमें हमारे कंट्री को, नेशन को फूड की रिक्वायरमेंट थी उतनी हमें मिल गई थी। केवल एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर ग्रोथ करने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए भाई, हमने गुड्स का प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन उतना ही अमाउंट में कंज्यूम बाय द फार्मर देम सेल्फ। कंज्यूम देखिए भाई, जितना फार्मर ने उगाया वो उतना का इतना वो कंज्यूम नहीं कर सकता, उसे सोल्ड करना चाहता है मार्केट में। और हायर विल नॉट मेक डिफरेंस ऑफ इकोनॉमी एज ए वॉल। ठीक है, तो जितना भी है मार्केट में वो क्या बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा है, अटेंडिंग मार्केट सरप्लस हो गया है, वो मार्केट के अंदर क्या कर पा रहा है, सेल आउट कर रहा है। सेकेंड ये क्या है कि हम सस्टेनेबल है। ठीक है, अब हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, हम एग्रीकल्चर को जो भी सरप्लस है उसको सेल आउट कर देंगे और अब बाकी अपने पास रख लेंगे। मार्केट सरप्लस, जितना सब्सटेंस से एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिसको हम मार्केट में सेल आउट कर देते हैं वो मार्केट सरप्लस है। अब हमारे पास क्या है, एक गुड पोर्शन है राइस और व्हीट प्रोड्यूस सोल्ड, जो मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण कहीं ना कहीं पहले क्या हो रहे थे, फूड ग्रेन है उनके प्राइस बहुत ज़्यादा राइज है, जिसके कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब डिक्लाइन हो गए हैं, जिसके कारण लोग अब क्या कर पा रहे हैं, कंजम्पशन कर पा रहे हैं। इवन लो इनकम ग्रुप भी अपने लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम है उन फूड्स को परचेज करने पर खरीद पा रहे हैं। किसके कारण, बफर स्टॉक के कारण। गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक में अपने पास रख लेती है, फिर वो पीडीएस सिस्टम के द्वारा लोगों को दे रही है। या इवन बेनिफिट हमारा लो लेवल इनकम ग्रुप को इसलिए तो हो रहा है क्योंकि अब इनके प्राइस डिक्लाइन हो गया, तो इसलिए वो आसानी से इन चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, परचेज कर पा रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन सफिशिएंट अमाउंट स्टॉक है, अभी बताया था बेटा बफर स्टॉक है, तो बहुत सारे बेनिफिट हुए, लेकिन उसके साथ बहुत सारा रिस्क भी है। रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेसिकली कौन कौन से रिस्क है, कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी हो गई है किसके बीच में, स्मॉल और बिग फार्मर, क्योंकि जो बिग फार्मर है वो अफोर्ड कर सकता है इनपुट को, जब इनपुट को अफोर्ड कर सकता है तो बेनिफिट भी ज़्यादा रिसीव किसको होगा, बड़े ही फार्मर को होगा। क्यों, क्योंकि वो आसानी से जाकर मार्केट से ले क्या सकता, आउटपुट भी उसका ज़्यादा होगा। सेकंड वन क्या है, जब हम HIV क्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होने लगता है, उस पर अटैक पेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब पेस्ट ज़्यादा अटैक करते हैं तो स्मॉल फार्मर है वो अडॉप्ट करता है लूज एवरीथिंग। अगर HIV सीड का स्मॉल फार्मर ने यूज़ किया और एकदम पेस्ट ने अटैक कर दिया और उसके पास उसके पेस्टिसाइड नहीं है, तो वो पूरी तरह से किसान को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दोनों फियर तो है, रिस्क तो है कि एक तरह से तो इनकम इनइक्वालिटी है, सेकंड वन रिस्क को पेस्ट अटैक। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो लो इंटरेस्ट रेट पर स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडीज फर्टिलाइज़र दे रही है, और ताकि आसानी से जो स्मॉल फार्मर है वो इनपुट, जितनी भी इनपुट की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर पाए। लो रेट पे इंटरेस्ट रेट दे रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सिंस स्मॉल फार्मर आसानी से इनपुट को अफोर्ड कर सके, लार्ज फार्मर को कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं ना वो इनपुट को लेकर और क्या कर देते हैं, लार्ज फार्मर को सेल आउट कर देते हैं, तो ये एक तरह से नुकसान भी हो सकता है। तो एज यूजुअल ग्रीन रिवॉल्यूशन है, बेनिफिट दोनों को ही देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान स्मॉल फार्मर को हो सकता है अगर पैसा अटैक हो रहा है, वरना नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। डिबेट ओवर सब्सिडीज़ टू एग्रीकल्चर की हमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पर हमारा एक डिबेट इशू बना रहता है। वैसे हम एग्री है कि सब्सिडीज़ है वो देनी चाहिए, इंसेंटिव है किस चीज़ के रिगार्डिंग कि हम कोई भी पर्सन है न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, इवन जनरल या स्मॉल फार्मर भी अगर सब्सिडीज़ दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे,
वो क्या कर वो चीज़ पहले जो नहीं परचेज़ कर पा रहे थे सब्सिडीज़ के कारण, वो लोग फार्मर टेस्ट करना चाहेंगे, यूज़ करना चाहेंगे, इंकरेज होंगे कि भाई सब्सिडीज़ मिल रही है, तो भाई पहले वो अफोर्ड ना भी कर पाए, अब वो क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। और जिसके कारण समान इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं कि प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक बार जब वो यूज़ करेंगे तो फिर उसको लगातार क्या करते चले जाएंगे, अगर उन्हें आगे बिना उसके भी मिलेंगे सब्सिडीज़ के तो वो करना चाहेंगे सब्सिडीज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सब्सिडीज आर मेन बेनिफिट द फार्मर बट ए सब्सटेंस अमाउंट आल्सो, केवल जो सब्सिडी का बेनिफिट है केवल फार्मर को नहीं मिलता है, बल्कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी मिलता है अमंग फार्मर। तो बेनिफिट फार्मर इन मोर देन द प्रोस्पेरस रीजन, तो वो यानी कि ज़्यादातर फ़ायदा किसको मिल रहा है, छोटे किसानों को ना मिलकर जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, क्योंकि वो उनके प्राइस ज़्यादा कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, सब्सिडी सारे लोग ले लेते हैं, चाहे छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, या तो बड़े किसान को हुआ या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को, क्योंकि लोग उनकी फर्टिलाइज़र की लगातार क्या करने लग रहे हैं, डिमांड करने लग रहे हैं। तो केवल टारगेट ग्रुप को ही फर्टिलाइजर सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलता, और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए, कि गवर्नमेंट को इतने रुपए की जरूरत पड़ रही है कि भाई सब्सिडीज़ के इतने रुपए देने हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या होने लग रहा है, गवर्नमेंट शुड एग्री बिकॉज फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग का बिजनेस है, गवर्नमेंट सब्सिडी लगातार दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो कैसा बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट होने के साथ साथ क्या है, आपके प्रॉफिट होने के साथ साथ लॉस भी होने का। इवन किसान अगर बारिश ज़्यादा आ जाती है या पेस्ट अटैक ज़्यादा हो जाता है या बारिश बिल्कुल नहीं आती है, तो बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके कारण अभी भी HIV सीड्स आ गए हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे फार्मर पुअर है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे सबसे रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज़। अगर सब्सिडीज़ को हटा दिया जाएगा तो फिर और ज़्यादा गैप बन जाएगा रिच और पुअर के पर्सन के लिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पर 1916 के बाद लेट 90 प्रोडक्टिविटी को सफिशेंटली इंक्रीज़ करने के लिए फूड ग्रेन्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारी GDP में ज़्यादा ग्रोथ होगी, और इसी कारण हमारी अब क्या है 67.5% थी, अब 6490% है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।